देखिए स्टूडेंट्स, हम नीट टेस्ट 70 इसको डिस्कस कर रहे हैं ज़ूलॉजी सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ। एनसीईआरटी में ये फेमस डायग्राम दिया गया है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या बताया गया है इसको हम चेक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड है। तब यहाँ पर देखिए आप, ये ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करके वेलिन आ रहा है। तो ये वेलिन का कोड है। तब ग्लूटामिक एसिड इज़ रिप्लेस्ड बाय वेलिन। तो ए बी सी ये 3 चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो देखिए आप, करेक्ट आंसर इसके अंदर ए है। तो ये एक सिकल सेल एनीमिया, इससे रिलेटेड एक कंडीशन है। क्या है ये? सिकल सेल एनीमिया। इसको इस क्वेश्चन के अंदर, इस डायग्राम के अंदर बताया गया है। एनसीईआरटी बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो हमें इसकी आदत भी पड़ चुकी है अब तक इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज़ वाइडली यूज इन द रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए, जैसे ऑयल स्पिल के लिए सूडोमोनास पुतिदा इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से ट्राइकोडर्मा विरिडिस एक स्पीशीज़ है जिसको टेक्सटाइल, पल्प और पेपर इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही एस्परजिलस नाइजर, इसको भी हम यूज़ करते हैं, है ना। इससे जो भी इंडस्ट्रियल, जो भी वेस्ट होता है उसको हटाने में इसको भी यूज़ करते हैं। तो तीनों का ही बेस्ट यूज़ है। तब आंसर डी इसमें करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी, सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। द क्वाइटेस्ट साउंड दैट द ईयर ऑफ ए मैन कैन डिटेक्ट इज़ नोन एज। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, मिनिमम साउंड जिसको हम सुन सकते हैं वो थ्रेशोल्ड साउंड कहलाएगा या थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहलाएगा। तो देखिए आप, ये 100% हम इसको एनसीईआरटी के अंदर इसका कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, फिर भी सिंपल सा एक बेसिक पॉइंट है कि कितना कम साउंड हम सुन सकते हैं वो थ्रेशोल्ड साउंड कहलाएगा। देखिए ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इन ह्यूमन बींग्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स हैज़ अप्रॉक्सीमेटली, एनसीईआरटी का ही फिगर है, 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। तो सिंपल सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33, a patient has developed a clot in his heart. Which of these enzymes can be used to burst these clots? This clot. तो देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तब ये क्लॉट बस्टर के नाम से ये एंजाइम जाना जाता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज ये एंजाइम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44। In a DNA molecule, if the number of phosphodiester bond is 198, तो देखिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये टोटल 198 आ रहे हैं। तब इट हैज़ डैश नाइट्रोजन बेसिस। तो कितने नाइट्रोजन बेसिस होंगे? तो देखिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 198 है। तब एक नाइट्रोजन बेस ऊपर की तरफ फ्री हो गया, अब ये ऊपर कोई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा है, और एक नाइट्रोजन बेस नीचे होना चाहिए एक्स्ट्रा। तो 198 हैं, तो 1 और 1 यानी 200 नाइट्रोजन बेसेस होने चाहिए, ठीक है। 200 नाइट्रोजन बेसेस अगर होंगे तो ये 198 नाइट्रोजन बेसेस लिए हुए ये प्रेजेंट होगा। देखिए मैं इसको यहाँ पर फिर से एक बार कनेक्ट कर देता हूँ।
तो अगर मैं इसको ऐसे लिंक कर रहा हूँ, और एक बेस मैंने यहाँ पर ले लिया, तो 3 नाइट्रोजन बेसेस हैं और 2 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हैं। अब अगर 198 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं, मतलब इसने कंप्लीट बनाया है, जैसे एक और एक दो नाइट्रोजन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कंप्लीट बने हुए हैं और फिर 3 नाइट्रोजन बेसेस हैं, तो अगर हम इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये -2 पर आ जाएगा, मतलब +2 पर आएगा। तो जितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड उतने +2 करके नाइट्रोजन बेसेस, तब ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो 44 में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 41 देखिए, यूरिड्स, फिर से ये आउट ऑफ एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है, क्योंकि यूरोइड्स वगैरह तो हम ये टर्म देख सकते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन ये जो टर्म दी गई है यूरिड्स, ये किसको बोलेंगे? तब देखिए, ये एक ऐसे कंपाउंड का ग्रुप होता है जो डेरिवेटिव ऑफ यूरिया इससे मिलकर के बना होता है। तो यूरिया के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो ग्रुप हैं उसको रिप्लेस करके, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके जो कंपाउंड बनेंगे उसको हम यूरिड्स बोलेंगे। तब देखिए, नाइट्रोजन और कार्बन रेशियोज के अंदर हाई होता है, ये हमें लर्न करना है, एनसीईआरटी के बाहर का ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इसके अंदर करेक्ट है, हमें इसको लर्न करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? रम, बियर एंड ब्रांडी आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। तो देखिए, बियर एंड वाइन होता तो सही होता, ये तो सब ये गलत हो गया। रॉकफोर्ड चीज़ हैज़ लार्ज होल्स, स्विस चीज़ में होते हैं। सम माइक्रोब्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल ठीक है। मिथेनोजेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिथेनोबैक्टीरियम बिलोंगिंग टू ग्रुप ऑफ यू बैक्टीरिया। तो देखिए, ये यू बैक्टीरिया नहीं है, ये आर्की बैक्टीरिया है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। तब ऑप्शन बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। तब ऑप्शन बी इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ रहे हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? विटामिन B3 इससे पेलाग्रा होता है क्या? ये गलत हो गया। विटामिन B3 से पेलाग्रा होता है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन B12 पर्नीशियस एनीमिया की, इसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है क्या? नहीं। तब देखिए, बेरी के लिए विटामिन B1 होना चाहिए, तो B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। तब डी ऑप्शन इसके अंदर मिसमैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, गिवन बिलो आर सम स्टेप्स फॉर slicing foreign DNA into a plasmid and then inserting the plasmid into a bacterium. Transform bacteria with recombinant DNA molecule. Cut the plasmid DNA using restriction enzyme. Extract plasmid DNA from bacterial cells. Bind the plasmid DNA to non-plasmid DNA fragments. Use ligase to seal plasmid DNA to non-plasmid DNA. Arrange the above steps in the right sequence and select the correct option. तो देखिए, आप हमें सही सीक्वेंस पता लगाना है। तो सबसे पहले तो हम DNA को निकालेंगे, फिर उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर किसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसको किसी प्लास्मिड के साथ या वेक्टर के साथ बाइंड करेंगे, फिर वहाँ पर DNA लाइगेज का इस्तेमाल करेंगे
और फिर उसको किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे। तब ये जो सीक्वेंस है ऑप्शन बी के अंदर ये बिल्कुल सही आ रही है। तो 54 में आंसर बी जो है वो करेक्ट है। 51 देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल्स अकर्स। याद रखना है दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक? पहले तो डीएनए, डीएनए बनाएगा एमआरएनए को, और एमआरएनए को राइबोसोम रीड करेंगे तो प्रोटीन बनेगा। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का सेंट्रल डोग्मा है। तब देखिए डीएनए कहाँ पर है, वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस चलेगा। डीएनए एक तो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अगर एनिमल सेल बोल रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, लेकिन उसमें भी डीएनए मिलेगा। तो एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो प्रोटीन सिंथेसिस इन दो जगहों पर हम एनिमल सेल्स में होते हुए देख सकते हैं। तब ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया एट अ गिवन टाइम फॉर्म। अब देखिए एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं, है ना, और एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में बिखरे हुए हैं, तब हम उसको एक पॉपुलेशन बोलेंगे, है ना। सिंपल सी एक डेफिनेशन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ रहे हैं अब। चिल्ड इथाइल अल्कोहल, देखिए पहले भी ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। डीएनए आइसोलेशन के लिए, सेपरेशन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। चिल्ड इथाइल अल्कोहल की वजह से डीएनए जो है वो सेपरेट हो पाता है। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए के लिए चिल्ड इथाइल अल्कोहल यूज़ की जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। मैच द कॉलम है स्केलेटल मसल, जेड लाइन, हैंसन जोन, विसरल मसल। तब देखिए इंटरप्ट्स डार्क बैंड्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। विसरल मसल जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। जेड लाइन ये सेकंड के साथ एस जाएगा, 1 के साथ आर आएगा, और हैंसन जोन, एच जोन, ये पी के साथ जाएगा। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन डी के अंदर सही मैच कर रही है। 61 सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग फेशियोला। तो देखिए ऑर्गेनिज्म कौन सा दिया है, फेशियोला हेपेटिका। किसका मेंबर है ये, फेशियोला हेपेटिका, ये प्लेटीहेल्मिन्थीस का है। प्लेटीहेल्मिन्थीस, उसकी क्लास कौन सी क्लास का मेंबर है, ये क्लास ट्रीमाटोडा का मेंबर है। किसका मेंबर है ये, क्लास ट्रीमाटोडा, ये ट्रीमाटोडा का मेंबर है। तो देखिए आप, फेशियोला, प्लेटीहेल्मिन्थीस, सभी कैरेक्टरिस्टिक एक को छोड़ करके, जो एक्सेप्शन है, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो फ्लैट वर्म्स या फेशियोला को बिलोंग करती हैं। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है बिल्कुल। बायलेटरल सिमेट्री पहली बार यहीं पर आई है। स्नेल्स आर इंटरमीडिएट होस्ट इन इट्स लाइफ, बिल्कुल सही है। इट इज़ डिप्लोब्लास्टिक, नहीं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन प्लेटीहेल्मिन्थीस से स्टार्ट हुई है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ये एनिमल्स हैं। तो 60 में ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 63 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए को फैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। देखो अब ये भी एनसीईआरटी बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जिंक को फैक्टर लिए हुए मौजूद है। इसी तरह से कार्बोनिक एनाइड्रेज भी है। कार्बोनिक एनाइड्रेज ये भी जिंक को फैक्टर के साथ ही चलता है।
क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज हेलुसिनेशंस एट हाई डोजेज। देखिए, हेलुसिनेशंस कॉज करने वाले जो ड्रग्स हैं, जैसे कैनाबिस सटाइवा, जैसे इरिथ्रोजाइलम कोका, ये भी हेलुसिनेशन कॉज करती है। बारबिचुरेट्स एक बहुत बहुत अच्छे ये सूदिंग एंड कामनेस विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप कॉज करने वाले कंटेंट्स होते हैं। तो देखिए, ये कभी भी हेलुसिनेशन कॉज नहीं करेगा। बाकी डेटूरा करता है, एट्रोपा करता है, कोक या ये भी करता है ना, इरिथ्रोजाइलम कोका से निकलने वाला कोकीन। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी स्पर्म इज इंसर्टेड इनटू द एग विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक नीडल। तो देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। इस प्रैक्टिस को नाम देते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी ICSI, जिसमें फर्टिलाइजेशन को 100% इंश्योर किया जाता है। ऐसा कब करते हैं ICSI की प्रैक्टिस की, कब रिक्वायरमेंट रहती है? जब स्पर्म बहुत कम अवेलेबल हों, ओरिजिनल पार्टनर के स्पर्म्स की बहुत कम अवेलेबिलिटी हो, तब ICSI को परफॉर्म करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ टंग। तो देखिए, 12th क्रेनियल नर्व ये कहलाती है हाइपोग्लॉसल, और हाइपोग्लॉसल का मेन फंक्शन मूवमेंट ऑफ टंग है। तो 12th क्रेनियल नर्व, अब देखिए ये कहीं पर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये इतना बेसिक है, हमने भी इसको पढ़ा है, हमारे नोट्स में भी है ये। तो अगर ये क्वेश्चन आप एक बार नोट्स में से क्रेनियल नर्व्स वगैरह के याद कर लेंगे, तो इस तरह के और क्वेश्चंस आगे टेस्ट में जो आ रहे हैं उसमें आपको थोड़ा आराम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ द ईयर रिप्रेजेंटेड बाय द टिम्पेनम। टिम्पेनम कहते हैं ईयर ड्रम को। अब वो सुपरफिशियल है, ऐसा कब होगा? जब एक्सटर्नल ईयर यानी ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ये दोनों ना हो। तो एम्फीबिया में टिम्पेनम ऊपर की तरफ होता है, बिल्कुल एकदम ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, टिम्पेनम। और रेप्टीलिया में, जिसमें भी ईयर मौजूद है, उसमें टिम्पेनम सुपरफिशियली, जैसे लिजर्ड्स वगैरह के अंदर ये ऊपर की तरफ होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में आसानी से ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा। दो ऑल पर्सन्स, क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर रहे हैं, दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू एसटीडीज, देयर इंसिडेंसेज आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग। अब देखिए, यंग एज में इसके सबसे ज़्यादा इंसिडेंस हैं, ठीक है। तब द एज ग्रुप ऑफ 24 to 30 ईयर्स, नहीं, इससे कम वाले एज ग्रुप में ये ज़्यादा होते हैं। पर्सन्स हैविंग सेक्स विथ सिंगल पार्टनर, इसमें एसटीडीज़ की पॉसिबिलिटी कम होती है। पर्सन यूजिंग इंजेक्टेबल ड्रग्स फ्रीक्वेंटली, हाँ, इसमें नीडल शेयरिंग जो होती है वो एसटीडीज़ का एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। सेल जंक्शंस कहाँ मिलेंगे? एपिथेलियल सेल में मिलेंगे क्या? उसमें तो मिलते ही हैं, अपन ने वहीं पढ़े हैं। स्मूथ मसल्स के अंदर मिलते हैं क्या? बिल्कुल मिलते हैं। कार्डियक मसल्स में बिल्कुल टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, ये सब मिलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर करेक्ट है। 67 में ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 100 कैट्स 36 वर, देखिए 100 हैं, 36 वर वाइट, 36 वर वाइट है ना, यानी क्यू स्क्वायर जो है वो 36 है, पी स्क्वायर प्लस 2PQ 64 है, ये 64 है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर से मैंने फाइंड आउट किया है। अब इसने पूछा है डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लैक एलील जो डोमिनेंट है, ठीक है। तब देखिए Q की वैल्यू हो गई 6, है ना, तब हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो 0.6 ये Q की वैल्यू है। तो फिर P की कितनी हो गई? P हो गया
0.4। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन दिया गया है। हार्डी वीनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग पी की वैल्यू जो है वो 0.4 है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है। हमें रिसेसिव जो होमोजाइगस होंगे हमेशा ही वहीं से इसको शुरू करना है इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अमाइनो एसिड। पहला, इट इज़ अ कंपाउंड कंटेनिंग अमाइनो यानी NH2 एंड एसिडिक ग्रुप COH ग्रुप, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ सब्सटीट्यूटेड मीथेन, बिल्कुल ठीक है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर ग्रुप दे आर ऑफ मैनी टाइप्स, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, NCERT के ही सारे स्टेटमेंट्स लिए गए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। तो देखिए फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता है। फाइब्रस जॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं? शोल्डर जॉइंट तो सबसे ज़्यादा मूवेबल में आता है, कार्पल्स में बिल्कुल मूवमेंट आता है, यहाँ भी साइनोवियल जॉइंट है। स्टर्नम और रिब्स और स्टर्नम में बहुत हल्का सा मूवमेंट आता है, लेकिन जो क्रेनियल बोन्स हैं यहाँ पर सुचर्स मिलते हैं। सुचर्स क्या हैं? फाइब्रस जॉइंट के एक एग्जाम्पल्स हैं, एक टाइप हैं। तब ये ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, इनकरेक्ट मैच, इसको पहचानना है। तो पहले मैं इनकरेक्ट को यहाँ पर पहचान लेता हूँ। बिटवीन द डिजीज लिस्टेड एंड इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। टाइफॉइड फीकोरल रूट, बिल्कुल ऐसे ही फैलता है ये। निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है क्या? बिल्कुल सही है। मलेरिया फीमेल एनोफ्लीस से फैलता है क्या? बिल्कुल ठीक है। एलिफेंटियासिस ये फीमेल क्यूलेक्स से फैलता है। तो इसमें शेयरिंग टॉवल्स क्लॉथ्स कॉम ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। द प्राइमरी टारगेट ऑफ द हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस इज। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलेंगे ये क्या करेंगे? ये रिलीजिंग हार्मोन होते हैं या इनको रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। ये टारगेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, ताकि वहाँ से फिर हार्मोन्स को ये रिलीज़ करवा पाएँ। तो देखिए टारगेट इसका हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का प्राइमरीली पिट्यूटरी बॉडी होती है। क्वेश्चन नंबर 79 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एरियल एडेप्टेशन इन बर्ड्स। एरियल एडेप्टेशन को वोलेंट एडेप्टेशन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे? ये भी वर्ड याद रखना है। ये वोलेंट एडेप्टेशन के नाम से भी ये एडेप्टेशन जाना जाता है। एरियल एडेप्टेशन, इसे हम वोलेंट एडेप्टेशन भी कहते हैं। न्यूमेटिक बोन्स वोलेंट एडेप्टेशन, बॉडी को लाइट वेट बनाती है जिसकी वजह से वो उड़ सकें। एट्रोफाइड राइट ओवरी एंड ओविडक्ट, बिल्कुल ठीक है। अगर 2 एग्स होंगे, 2 ओवरी होंगी तो तब बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी, पीछे की तरफ एग्स सबसे बड़ी और भारी सेल होती है, इस वजह से। स्टर्नम विथ कील फ्लाइंग बर्ड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्रॉप एंड गिजर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल, इसका वोलेंट से कोई लेना देना नहीं है तो सही है इनके पास। तब 74 का करेक्ट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाइए अब। जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज कॉलोनाइज एन आइलैंड। देखिए आप, यहीं पर आंसर आ गया। कॉलोनाइज का मतलब ये यहाँ से माइग्रेट कर गए। माइग्रेट कर गए तो ये एक हैबिटेट ए था, यहाँ पर ये इंडिविजुअल्स थे और इन इंडिविजुअल्स में से कुछ जो थे वो माइग्रेट कर गए। तो ये माइग्रेशन शो किया, एक नए हैबिटेट में इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। तब हम इसको बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट, आंसर बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 80 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मॉर्फिन बिल्कुल होता है, सेलुलोज ये भी है, राइसिन ये भी है ना। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट ग्लिसरॉल नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट लिपिड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये करेक्ट ऑप्शन ए हो गई क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 83,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इसमें क्या काम नहीं करेगा। फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, प्लेसेंटा तो ये करता ही है, इसीलिए बनाया गया ऐसे। सीक्रीट्स ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्टूरिशन, नहीं, ऑक्सीटोसिन जो है वो कहाँ से निकलेगा, हाइपोथैलेमस इसको सिंथेसाइज करेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज करेगी। तब ऑप्शन बी इसके अंदर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 में ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सक्कस एंटेरिकस। ट्रिप्सिनोजन हमें पता है पैंक्रियाटिक जूस में होता है। अमाइलॉप्सिन ये भी पैंक्रियाटिक जूस की कैरेक्टरिस्टिक। अमाइलेज पैंक्रियाटिक जूस की कैरेक्टरिस्टिक। एंटेरोकाइनेज एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस ये सिर्फ और सिर्फ सक्कस एंटेरिकस से रिलेटेड कंटेंट ही हो सकते हैं। तब ये सक्कस एंटेरिकस के अंदर मिलेंगे। सक्कस एंटेरिकस को इंटेस्टिनल जूस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? इंटेस्टिनल जूस। तो इंटेस्टिनल जूस के अंदर ये कंटेंट्स प्रेजेंट हैं। तो एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा, अब इसमें जो ऑप्शन सी में एक ऑप्शन है, वर्ड है अमाइलॉप्सिन। ये एक पैंक्रियाटिक जूस में मिलने वाला एक एंजाइम है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। एक तरह से ये अमाइलेज ही है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज ही है। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर ए है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। तो पहले मैंने इनकरेक्ट को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस। लंग्स के अंदर का अगर वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा। सेकेंड देखिए, ड्यूरिंग एक्सपीरेशन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। बिल्कुल ठीक है। तब एयर बाहर की तरफ निकाल दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक चेंबर इन द एंटीरो-पोस्टीरियर एक्सिस। डायफ्राम का मूवमेंट पोस्टीरियर साइड पर होता है, तो इसमें जो भी कुछ होगा वो एंटीरो-पोस्टीरियर डायरेक्शन में ही चेंज लेकर के आएगा। डी देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरनल बोला है, इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक चेंबर इन द डॉर्सो-वेंट्रल एक्सिस। अब देखिए, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होता तो हम इसको इंस्पिरेशन की एक इवेंट मान लेते। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। क्यों? वॉल्यूम नहीं होकर के यहाँ पर प्रेशर होना चाहिए था। इंस्पिरेशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करता है, एक्सपीरेशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करता है। प्रेशर हमें पता है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो 87 करेक्ट ऑप्शन डी है। ए भी इसके अंदर मार्क करेंगे। 86 द रीनल ट्यूब्यूल ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इज मेनली मेड अप ऑफ। तो देखिए, ज़्यादातर पार्ट में क्यूबॉइडल एपिथीलियम है ना, जैसे पीसीटी, जैसे डिसेंडिंग हैंडलेज लूप, जैसे डीसीटी, जैसे टर्मिनल कलेक्टिंग डक्ट। बोमन कैप्सूल के अंदर सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम है। तब इसमें करेक्ट ऑप्शन बी आएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 90, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस ऑफ अ न्यू बॉर्न विल रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। तो थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है।
अब टी लिम्फोसाइट्स क्या काम करती हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं। तो CMI को मेंटेन करती हैं टी लिम्फोसाइट्स के नाम से ये जानी जाती हैं। अगर थाइमस को हटा दिया जाए तो टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन नहीं हो पाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड? हमें सही मैचिंग को पहचानना है। डार्विन, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, नहीं, डार्विन ने तो नेचुरल सिलेक्शन दिया। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन जो है वो लमार्क ने दिया है। ह्यूगो डिवरीज म्यूटेशन थ्योरी दी है क्या? बिल्कुल सही है। लमार्क ने ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखी है क्या? ओरिजिन ऑफ लाइफ डार्विन ने लिखी है। सॉरी, ओरिजिन ऑफ लाइफ ये ओपेरिन एंड हॉल्डेन ने लिखी है। हॉल्डेन लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं, ये मेंडल के पास है। तो देखिए आप, बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। तो दोस्तों ये पेपर 70 था, ठीक है, टेस्ट 70। हमने 70th टेस्ट को डिस्क्राइब किया। तो ये 70 टेस्ट है